मेरे ख्याल से संडे को छुट्टी है। हाँ जी बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 की स्टार्ट की थी। चैप्टर 3 में बेसिक करवाए थे, ऑडिट रिस्क के बारे में बताया था, यही था और तो कुछ नहीं था। आओ, एक पॉइंट है कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं देता। ये बात हुई थी। ये टॉपिक है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि हमारे ऑपरेशन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो, इसके लिए कंट्रोल बनाए जाते हैं। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, सेफगार्ड ऑफ एसेट्स, हमारी एसेट सेफ रहे, कंप्लायंस ऑफ लॉ हो, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन हो, हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो वो रिलायबल हो, और प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना लिए और उसको इंप्लीमेंट कर दिया तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं, बट 100% चांसेस नहीं है। नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या है, लगभग 100% बट नॉट 100%। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, 100% एश्योरेंस। कहता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपने कितने भी इफेक्टिव और एफिशिएंट क्यों ना बना रखे हो, 100% एश्योरेंस नहीं हो सकती। क्यों? ड्यू टू सम लिमिटेशंस। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और ये लिमिटेशन क्या है? नंबर वन, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में मैनेज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को किसने बनाया? मैनेजमेंट ने। मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाने वाले कौन है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ओवरराइड कर दे तो उसको रोक, एम्प्लॉई अगर कंट्रोल ब्रेक करेगा तो उसको रोकने के लिए मैनेजमेंट है कि तुम पॉलिसी क्यों नहीं फॉलो कर रहे भाई। बट अगर मैनेजमेंट ही अगर पॉलिसी ब्रेक करो तो उसको रोकने वाला कौन है? कोई नहीं। दूसरा, ह्यूमन जजमेंट में भी फॉल्टी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाने वाला कौन? मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट से भी तो गलती हो सकती है, हो सकता है उन्होंने गलत पॉलिसी बना ली हो, जानबूझ के ना बनाई हो, गलती तो हो सकती है। दूसरा, हम इंसान को फ्रॉड करने से रोक सकते हैं कंट्रोल स्ट्रॉन्ग बना के, गलती करने से कैसे रोकोगे? इंसान गलतियां करेगा, वो हमने इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ी थी कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कंपोनेंट ऑफ ऑडिट में क्या था, अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आएगी तो इंसान से क्या हो सकता है, गलतियां हो सकती है, और ज्यादा चांसेस है कि गलतियां हो जाए, ये भी ठीक है। तीसरा, कोल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज, इसका भी एग्जांपल दिया था कोल्यूजन अमंग एम्प्लॉय का, कि सारे एम्प्लॉय आपस में मिल गए। एक ना बड़ा सिंपल टेक्निक होती है, सेग्रीगेशन ऑफ इनकम्पैटिबल फंक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले इसमें समझो कि इनकम्पैटिबल फंक्शन क्या होता है। वो फंक्शंस, वो एक्टिविटीज जो अगर एक ही बंदे को परफॉर्म करने के लिए दे दी जाए तो एरर और फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फंक्शंस विच परफॉर्म्ड बाय वन पर्सन may increase the chances of misstatements। इसे हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल, स्टोर संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी, स्टोर कीपिंग। स्टोर कीपिंग क्या होती है बेटा? स्टोर का रिकॉर्ड रखना, कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना माल आया, कितना गया, अब साल में कितना बच गया, स्टोर कीपिंग। सेल भी तुम ही करोगे, फिर उसके बाद कैश कलेक्शन भी तुम करोगे, और फिर साल के एंड पे फिजिकल वेरिफिकेशन करना है कि कितनी गुड्स पड़ी है स्टोर में, और ये भी हमें बताना है। ये एक ही बंदे को दे दिए, ए, ए और ए, ठीक है। अब बताओ, मान लो ए के मन में चोर आता है, क्या? स्टोर में ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख यूनिट का, इस साल 3 लाख यूनिट और परचेज की, बताओ कितनी हो गई? 4 लाख। इस साल बिकी है 2.5 लाख, ठीक है, स्टोर के रिकॉर्ड के हिसाब से कितनी गुड्स है? 4 लाख। कितनी बिकी? 2.5 लाख। क्या दिखाएगा कितनी बिकी? 2,40,000। कितने का कैश आएगा? 2.5 लाख का। क्या दिखाएगा कितना कैश आया? 1,00,000। अगर आप ये दिखाते हो कि 2,40,000 बिकी, तो कितनी बड़ी होनी चाहिए? 160। कहते फिजिकल वेरिफिकेशन मेरे को ही करना है। फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड बाय वन पर्सन मे इंक्रीज द चांसेस ऑफ मिसस्टेटमेंट। अगर ये सारा काम एक बंदे से करवाओगे ना, तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। पॉइंट सब में आया? तो फिर कहते क्या करना चाहिए? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग बी से, ये सी, ये डी। अब देखो, मान लो बी जो है ए के पास आता है और ए को कहता है 2.5 लाख यूनिट दे दो, मुझे आगे बेचनी है। इसने इसको 2.5 लाख दे दी। अब ये क्या दिखाएगा कितनी यूनिट मैंने इश्यू कर दी? ए कितना दिखाएगा कितनी यूनिट इश्यू कर दी मैंने? 2.5 लाख। बी के मन में आता है कि मैं 2.5 लाख की बजाय 2,40,000 यूनिट की सेल दिखा दूं। फिर वो सोचता है मेरा क्या फायदा, कैश तो किसके पास आएगा? सी के पास आएगा, वो नहीं दिखाता। अब सी के मन में आता है कि कैश कितने का आया है? 2.5। मैं क्यों ना मैं कैश 2,40,000 का दिखा दूं और 10,000 यूनिट का क्या खा जाऊं, पैसा खा जाऊं।
अब इसके मन में आता है कि बी ने सेल कितनी रिकॉर्ड कर रखी है, 2,50,000। अगर मैच नहीं होगा तो फंस जाऊंगा। अब ये जाता है बी के पास और बी को जाके कहता है कि भाई ऐसा है, मेरी प्लानिंग ये है कि मैं कैश कम दिखा दूं। अच्छा, तू ये दिखा दे सेल कम हुई है, 2.5 लाख हुई है ना, तू अपने रिकॉर्ड में क्या दिखा दे, कितनी यूनिट सेल हुई है, 2,40,000। मैं दिखा दूंगा कैश कितने का है, 2,40,000। 10,000 यूनिट का कैश आपस में बांट लेंगे। बी कहता है भाई ऐसा है, मैं तो 2,40,000 दिखा दूंगा, बट स्टोर कीपिंग के रिकॉर्ड में कितनी गुड्स इश्यूड दिखा रखी है, 2,50,000। दोनों फंसेंगे। अब ये जाते हैं ए के पास, कहते देख हम दोनों ने मिलकर प्लानिंग कर ली है, ये दिखाएगा सेल 2,40,000 की, मैं दिखाऊंगा कैश कितना, 2,40,000। तुम क्या दिखा देना स्टोर से कितनी गुड्स इश्यू है, 2,40,000। 10,000 यूनिट का जो पैसा आएगा वो आपस में बांट लेंगे। ए कहता है तीनों फंसेंगे, कहता कैसे, क्या साल के एंड पे डी आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए, जब वो ये देखेगा यूनिट 1,60,000 नहीं पड़ी बैलेंस यूनिट, तो फंस गए। अब बताओ क्या होगा। ऐसी है कि हमें इनकम्पैटिबल फंक्शन, हर वो फंक्शन जो अगर एक बंदे को दे देंगे तो फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो अलग अलग बंदे को बांट दो ताकि गड़बड़ ना हो। अब ये कहते हैं कि अगर ये चारों मिल गए तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोल्यूजन। ए बी सी डी चारों मिल गए तो ये कंट्रोल हो गया बाईपास, ये चारों मिल गए। एक कोई एक अकेला फ्रॉड नहीं कर सकता जी, कोई एक अकेला फ्रॉड करेगा तो फंस जाएगा, बट अगर ये चारों मिल गए तो अब तो गड़बड़ हो सकती है, कोल्यूजन। सभी मिल गए। अब बताओ, कंट्रोल इतना अच्छा है बट 100% एश्योरेंस नहीं है कि अगर चारों मिल गए तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, चारों मिल जाएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, बट प्रोबेबिलिटी तो है, बोलो। हाँ। उसके बाद जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है स्मॉल एंटिटी में, वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होता। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन स्मॉल एंटिटी कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पहली बात, स्मॉल एंटिटी हम किसको बोलते हैं, जहां पर बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बिजनेस नहीं है तो फिर इंप्लॉइज भी क्या होंगे, कम होंगे। तो क्या वहां पर सेग्रीगेशन ऑफ इनकम्पेटिबल फंक्शन जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो सकता है, स्मॉल एंटिटी है तो एसओडी तो हो ही नहीं सकता। एसओडी बोले तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी या इनकम्पेटिबल फंक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज या इनकम्पेटिबल फंक्शन हो ही नहीं सकता। मोर ओवर जो स्मॉल एंटिटी होते हैं उसमें कंट्रोल बनाने वाले और जो इसके मालिक है वो कौन है, या परफॉर्म करने वाले इंप्लॉई सेम बंदे ही होते हैं। मतलब मैं ही मैनेजमेंट हूँ और मैं ही इंप्लॉई हूँ, तो मैं खुद के ऊपर क्या कंट्रोल बनाऊंगा, और जब मैं खुद गलती कर दूंगा, मैं फ्रॉड नहीं कर रहा, मैं खुद गलती करूंगा तो मेरी गलती कैसे पकड़ी जाएगी, जब कोई अलग बंदा है ही नहीं उसको चेक करने के लिए। तो स्मॉल एंटिटीज में कभी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमेशा बनाया जाता है रूटीन ट्रांजेक्शन के लिए, जो बार बार होती है। सिस्टम किसके लिए बनाया जा सकता है, जो जो बार बार होते हैं उसके लिए स्टेप बनेंगे। जो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए कभी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं होता। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नॉट सुटेबल फॉर नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। ठीक है, एटसेट्रा। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। ये बात ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट, एक एसए आएगा, एसए 315, मोस्ट इंपोर्टेंट एसए है। एसए का नाम क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ क्लाइंट। ये इस एस्से का नाम है। ठीक है, दोबारा से, ऑडिटर को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है क्या, कि कहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्या ये मैं कैसे करूंगा? आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी क्लाइंट के बिजनेस की, उसके एनवायरमेंट की, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम। एक मिनट फिर से, कहता है ये क्लाइंट का बिजनेस है, ये क्लाइंट का बिजनेस है। हाँ, इस बिजनेस की, पूरे बिजनेस की तो तुम ऑडिट नहीं कर सकते। हाँ, तो इस बिजनेस में कुछ एरिया ऐसा है जो हाई रिस्की है, जहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। और कुछ एरिया ऐसा होता है जहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस क्या होते हैं? कम। ये आया लो रिस्क। बिजनेस का कौन सा ऐसा एरिया से गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, और कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस क्या है? ज्यादा है, हाई रिस्क। ठीक है, ऑडिटर को क्या करना चाहिए? आपको ये ऑडिटर को क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है कहां पर रिस्क है। ठीक है, दोबारा, सबसे पहले आइडेंटिफाई रिस्क where risk is identified. Identify the area where the risk can be, where the risk exist। कहां पर रिस्क एग्जिस्ट करता है, पहले तो ये देख लो। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें रिस्क ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सर छोटा मोटा तो रिस्क मिलेगा ही। कहा? असेस। अब असेस करो उसको, असेस द इम्पैक्ट ऑफ, जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है उसका इम्पैक्ट असेस करो। इम्पैक्ट बोले तो कितने परसेंट चांसेस है कि ये रिस्क मेटलाइज हो जाएगा, और अगर ये मेटलाइज हो गया तो कितना नुकसान हो सकता है। दोबारा दोबारा, इम्पैक्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको ये एस्टिमेट करना है कि कितने परसेंट चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेटेरियलाइजिंग या ऑकरेंस ऑफ रिस्क। ये रिस्क जो है ये होती है, इसे कितने परसेंट चांसेस है? 5%, 10%, 20%, 50%, 100%, कितने परसेंट चांसेस है? और अगर ये रिस्क मेटेरियलाइज हो गया तो नुकसान कितना हो सकता है? इंपैक्ट यानी कि फाइनेंशियल लॉस इफ मेटेरियलाइज्ड। अगर ये रिस्क मेटेरियलाइज हो गया, हैपन हो गया, तो नुकसान होने के कितने चांसेस है? कितने लाख रुपए का होना होने के चांसेस है? इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसे बोलते हैं इंपैक्ट। ठीक है, दो, या तो इंपैक्ट हाई होगा या इंपैक्ट लो होगा, या तो इंपैक्ट हाई होगा या लो होगा। हाई रिस्क है, दो ही बातें होंगी। हाँ, इसके बेस पर आप अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या प्लान, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स।
315 की, कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कहां पर बिजनेस में रिस्क कम लग रहा है और कहां पर ज्यादा लग रहा है। जहां पर रिस्क ज्यादा, वहां पर आपकी एनटीई ज्यादा होनी चाहिए। एनटीई बोले तो ऑडिट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स ज्यादा होने चाहिए। और जहां पर रिस्क कम हो वहां पर एनटीई कम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहता अब ये भी बता दो, ये मैं करूंगा कैसे, मैं रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करूंगा कैसे। कहता अभी तो बताया, आपको करना क्या है, आपको आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है इसके एनवायरनमेंट की, इसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। कहता ये कैसे, इसके आगे लगाया मैंने स्टार। ये नोट हो गया। obtaining the understanding बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। अब अंडरस्टैंडिंग में मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है उसके बिजनेस की, इसके एनवायरनमेंट की। कहता है सबसे पहले ये कौन सी इंडस्ट्री में फॉल करता है, इंडस्ट्री नॉलेज। इंडस्ट्री क्या होती है पता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में फॉल करता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फॉल करता है, एजुकेशन में फॉल करता है, ऑनलाइन बिजनेस में फॉल करता है, किस में। आपको इंडस्ट्री की नॉलेज लेनी चाहिए। इंडस्ट्री की नॉलेज कौन है, यहाँ पर सप्लायर कौन है, इनके मेजर सप्लायर कौन है, इनके कॉम्पिटिटर कौन है, मेजर कॉम्पिटिटर कौन है। ये सारी बातें बिजनेस रिस्क को क्या करती है, इंपैक्ट करती है। अब बताओ, अगर मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूं जिसमें कस्टमर ही कस्टमर है, तो मेरा बनाया हुआ माल बिक जाएगा, इस बात के कितने परसेंट, तो इस बात में कितना रिस्क है, हाई या लो। लो। जो रॉ मटेरियल मेरे को चाहिए उसके बहुत सप्लायर अवेलेबल हैं, तो मेरे को टाइम पर माल नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, इस बात के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम। कंपटीशन बहुत कम है, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, हाई। ये सारी चीजें आपके बिजनेस रिस्क को क्या करती है, इंपैक्ट करती है। ठीक बात है। उसके बाद स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल लॉ एंड रेगुलेशन। कुछ इंडस्ट्रियल लॉ ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर ही अप्लाई होते हैं। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, बैंक पे। इंश्योरेंस एक्ट किस पे अप्लाई होगा, इंश्योरेंस कंपनी पे। इनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है बेटा। ठीक है। जैसे अगर आप एक बैंक की ऑडिट करने जा रहे हो तो बताया था ना, एनपीए, उसके ऊपर प्रोविजन बनता है। ठीक है। प्रोविजन हम कितना बनाना चाहते हो वो नहीं, नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए, ये तो ही इंडस्ट्री की नॉलेज। उसके बाद आपको नॉलेज होनी चाहिए क्लाइंट की नॉलेज। क्लाइंट की नॉलेज में क्या क्या आ गया, सबसे पहले इसकी ओनरशिप का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कंपनी की ओनरशिप का स्ट्रक्चर क्या है, ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, नेचर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि दैट इज द वे इट इज फाइनेंस, द वे इट इज। मतलब समझा नहीं, अरे यार अगर इस कंपनी ने डिपॉजिट्स ले रखे हैं तो मैं सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 76 तक के प्रोविजन चेक करूंगा। अगर इस कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रखे हैं तो सेक्शन 55 का प्रोविजन चेक करूंगा। तो पता तो लगे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है। ठीक बात है। उसके बाद में क्या इसकी कोई रिलेटेड पार्टी है, यानी कि होल्डिंग सब्सिडरी, क्या इस कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है, कोई सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है,
ओनरशिप में एग्जांपल, इसका प्रमोटर कौन है, मेजर शेयर होल्डर कौन है। कहते सर इससे कोई फर्क पड़ता है? अरे भाई बिल्कुल फर्क पड़ता है, ये रिलेटेड पार्टी हो गए, और ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी पे हमेशा रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है। आपकी कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, उनके साथ क्या ट्रांजेक्शन होती है, ये चेक करना होता है। ठीक है, AS 18, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, सेक्शन 188 189, जब भी ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी करते हो तो इनको फॉलो करना जरूरी होता है। पर अप्रूवल वगैरह, रजिस्टर वगैरह, ये सब काम करने पड़ते हैं। पता तो लगे कि आपकी कंपनी की कोई होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी वगैरह कोई है भी या नहीं है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी पड़ती है, एटसेट्रा। ये इसके बेस पर मुझे पता लगा कहां गड़बड़ मिलने के चांसेस कम है और कहां गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ओके। अब आओ, ये तो बताया आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ। स्टार अगला, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट की। सर बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट। अच्छा मैनेजमेंट में क्या, हाँ, मैनेजमेंट में क्या ये समझो। सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट में जो बंदे हैं, इंडिपेंडेंस क्या है। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट में जो डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर ऐसा है जिसके पास कंपनी के 20% शेयर है, तो वो हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना चाहेगा, मैनिपुलेशन करना चाहेगा। वो उसकी कोशिश हमेशा क्या रहेगी कि प्रॉफिट क्या दिखाऊं, ज्यादा दिखाऊं, ताकि मेरे शेयर की वैल्यू ज्यादा आए। तो चेक करना पड़ेगा, अगर मैनेजमेंट ने कोई एस्टिमेट बना रखे तो उसको बड़े ध्यान से चेक करना पड़ेगा। उन्होंने जानबूझ के एस्टिमेट क्या कर रखा होगा, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम बना रखा होगा, ताकि प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। मैनेजमेंट में जितने भी बंदे हैं उनमें से कोई भी सीए नहीं है, तो उन्होंने जो अकाउंटिंग पॉलिसी बनाई होगी उसके गलत होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा, क्योंकि वो फाइनेंशियल वो एक्सपर्ट नहीं है। ये चीज भी बड़ा फर्क पड़ता है। उनकी ऑनेस्टी एंड एथिकल अप्रोच, वो कितने ईमानदार है। जैसे मान लो आपकी कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट, 5 साल के लिए अपॉइंट हुए, पहले या दूसरे साल में रिपोर्ट आ गई कि मैनेजमेंट जो कंपनी के डायरेक्टर है उनके ऊपर ईडी का केस चल रहा है। ठीक है, तो वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो ये तो पता लग गया कि मैनेजमेंट ईमानदार नहीं है। तो इस साल जब ऑडिट करने जाऊंगा तो और इस क्या होगा, हाई होगा, कि इनके ट्रांजेक्शन बड़े ध्यान से चेक करना पड़ेगा। ठीक बात है। उस मैनेजमेंट का एटीट्यूड टूवर्ड्स बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट, इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनकी इन्वॉल्वमेंट यानी कि एग्जांपल टाइम टू टाइम ये कितनी मीटिंग इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, ये बंदे टाइम टू टाइम जनरल बोर्ड मीटिंग करके कंपनी की पॉलिसीज को रिवाइज करते हैं नहीं करते हैं, अपडेट करते हैं नहीं करते हैं, वो कितना
फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट आपको प्रेशराइज करती है नहीं करती है, लिमिटेशन ऑन स्कोप लगाती है नहीं लगाती है, टाइम को लेके आपके ऊपर प्रेशर बनाती है नहीं बनाती है, हमें रिपोर्ट जल्दी चाहिए, तो वो नॉर्मली मैनेजमेंट ये जानती है क्यों करती है, ताकि तुम ढंग से काम ना कर पाओ, टाइम कम कर दो। इस तरह की चीजें बहुत फर्क डालती है मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैंने आपको बताया ही है, दोबारा समझ लेते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए इंटरनल। कहते सर इसकी अंडरस्टैंडिंग की क्या जरूरत है, कह रहे बेटा समझ, दो चीजें समझ पहले। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लानिंग फेज पर, एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग हम क्या परफॉर्म करते हैं, रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। क्या, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, सबसे पहले इंक्वायरी, मैनेजमेंट से पूछते हैं आपकी पॉलिसीज क्या है। सर मैनेजमेंट तो झूठ भी बोल देगी, हमारी पॉलिसी अच्छी दिखाएगी मैनेजमेंट, हाँ ऐसा थोड़ी होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, मैनेजमेंट ने जो बोला है वो रियल में है या नहीं है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं साइंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, डिस्कशन भी करते हैं मैनेजमेंट के साथ। ओके, ये रैप में आता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। इससे हमें ये पता लगता है, दो चीजें कंफर्म करते हैं कि कहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन अच्छा है, पुअर है कि रोबस्ट है। हमने चेक, जो पॉलिसी बना रखी है वो बहुत ही खराब है। हमने कहा सर आप परचेज कैसे करते हो, कहते सर परचेज मैनेजर को जो रिक्वायरमेंट होती है वो खरीद लेता है। हमने कहा कोई टेंडर, कहता सर टेंडर वगैरह का सिस्टम तो नहीं है। मैंने कहा एक बात बताओ, परचेज मैनेजर 100 रुपए की चीज अगर 110 रुपए में खरीद लाया अपने कमीशन के चक्कर में, कि मेरे को 3% कमीशन, तो मैं आपको कैसे पता लगेगा पॉइंट, तो टेंडर सिस्टम होना चाहिए ना। हाँ, तो आपने पॉलिसी बनाई नहीं रखी, तो जब पॉलिसी खराब है तो रिस्क क्या होगा, रिस्क ऑफ मेटीरियल स्टेटमेंट क्या होगा, हाई होगा। हाई है तो मुझे यहाँ पर अपने ऑडिट प्रोसीजर क्या रखने चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर मुझे हाई रखने चाहिए, क्योंकि सिर्फ रिस्क के बेस पे मैं रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं कर सकता। मुझे अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हाई रखने चाहिए टू डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट। रिस्क क्या बताता है, क्या पर मिसस्टेटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा है या नहीं है, वो अब डिटेक्ट करना पड़ेगा, टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर सिस्टम रोबस्ट है, बहुत अच्छा है, तो इनिशियली हमें रिस्क क्या लग रहा है, लो, इनिशियल, इसे हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज पे। अभी प्लानिंग फेज पे हमें क्या लग रहा है कि रिस्क कम है। अभी मैंने क्या देखा, डिजाइन, तो कहते सर टेंडर सिस्टम है। अब जब हम ऑडिट परफॉर्म करने जाएंगे तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये कंट्रोल फॉलो होते हैं या नहीं होते। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट हमें यह देखना है वेदर ये कंट्रोल ऑपरेशन में है। इसे हम एक नाम और भी देते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टीओसी। ठीक है, कि जो कंट्रोल तुम्हें रोबस बताए गए हैं, चेक तो कर लो कि वो ऑपरेशन में है या, दो बातें, कंट्रोल ऑपरेशन में है, कंट्रोल ऑपरेशन में नहीं है।
कंट्रोल अगर ऑपरेशन में नहीं है तो रिस्क क्या है, ज्यादा है, और रिस्क ज्यादा है तो ऑडिट प्रोसीजर क्या होने चाहिए, ज्यादा। जो कंट्रोल तुम बता रहे हो फॉलो तो नहीं हो रहे। अब मान लो मैंने कहा परचेज, कितनी परचेज हुई इस साल में, कहता 20, मेरे को चेक करवाओ टेंडर, टेंडर इश्यू है सिर्फ 18 परचेज पे, तो दो परचेज जिस पर टेंडर इश्यू नहीं हुआ वो क्या है, हाई रिस्क की है, कि इन पे टेंडर इश्यू क्यों नहीं हुआ। सर ऑपरेशन में है तो यहाँ पर रिस्क क्या है बताओ, कम है, रिस्क कम है तो बताओ कितना फाइनलाइज हुआ, लो, तो मेरे को अपनी एनटीई क्या रखनी चाहिए, यानी कि ऑडिट प्रोसीजर क्या रखने चाहिए, लो ही रखने चाहिए। ठीक बात है, ये सारा समझ में आ गया। ये जो बॉक्सेस में बता रहा हूं ना मैं, प्रोसीजर कम रखने चाहिए, कब ज्यादा रखने चाहिए, ये है SA 330, ये क्या है, SA 330। पहले रिस्क असेस करो, कहां पर रिस्क कम है कहां ज्यादा है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए, रिस्पॉन्स टू असेस्ड। हाँ, ऑडिटर का जो रिस्पॉन्स है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, रिस्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जहां पर आपको ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने चाहिए और जहां कम मिला वहां पर ऑडिट प्रोसीजर कम भी परफॉर्म करोगे तो काम चल जाएगा आपका। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये लाइन समझ में आ गई पूरी, SA 315 की हेडिंग, आइडेंटिफाई करना और असेस करना रिस्क ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये सारे फैक्टर रिस्क असेसमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक बात है, ये समझ में आ गया, अगले पेज पर आओ। कौन नीतीश विशेष, हेलो। चार पे एक टॉपिक क्या आया, कि क्या मुझे हर कंट्रोल को रिव्यू करना है,
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है ना वो दो तरह के एरिया को कवर करता है, एक फाइनेंशियल एरिया और एक नॉन फाइनेंशियल एरिया। यानी कि क्या बिजनेस में सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी भी होती होगी। जैसे हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का बने, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है। हमारी मशीनें खराब ना हो या सही ढंग से चलती रहे, ये नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। हमारे एम्प्लॉय जॉब छोड़ के ना जाए तो उनको टाइम टू टाइम क्या करो, सैलरी अप्रेजल दो, उनको परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करो, उनके साथ पार्टी वगैरह करते रहो। ठीक है, ये सारी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है बेटा। बिजनेस में फाइनेंशियल एक्टिविटी भी होती है और नॉन फाइनेंशियल भी होती है। वो डिपार्टमेंट पढ़े थे ना आपने, 5 डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो बेटा कई डिपार्टमेंट ऐसे भी तो जहां पर फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं होती। ओके, तो ऑडिटर कहता है कि मुझे कौन से एरिया को फोकस करना है। क्या मुझे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के सारे एरिया को चेक करना है, ऑडिटर कहता है बेटा नहीं, ये कंट्रोल सिस्टम पूरा, इसका बहुत सा पोर्शन जो है वो नॉन फाइनेंशियल होता है। ज्यादातर एरिया क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल होता है। ये नॉन फाइनेंशियल है, ये जो एरिया है ना ये फाइनेंशियल है। ऑडिटर आप किसकी ऑडिट करने आए हो, मैं ऑडिट करने आया हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। हाँ, मैं ऑडिट करने आया हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। नॉन फाइनेंशियल एरिया का मुझे सिर्फ वो कंट्रोल्स देखने हैं जिसका इंपैक्ट किस पे हो, जिनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हो, मुझे तो उसको कंसीडर, मुझे नॉन फाइनेंशियल एरिया को कंसीडर नहीं करना। मेरे काम की ये कंट्रोल है। पॉइंट समझ में आया? तो यहां से क्या समझ में आता है कि हमें कंसीडर कौन से कंट्रोल को करना है, जिनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हो, मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल्स को। ठीक है, अब ये बताओ फायदा, बेनिफिट ऑफ रिस्क असेसमेंट। इंपॉर्टेंट, कहता है इसके बेनिफिट है ना मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से भी है और तुम्हारे पर्सपेक्टिव से भी है। कहता है क्या क्या, सबसे पहले रिस्क असेसमेंट से आपको ये पता लग जाएगा कहां पर एरर पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया का मतलब कहां पर एरर या फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है, एरर और फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है। कॉफी के लिए और बोला था। हाँ, प्रॉब्लम एरिया कहां पर एरर या फ्रॉड मिलने के चांसेस ज्यादा है। आपको ये पता लग जाए कहां पर कंट्रोल का डिजाइन वीक है, या फिर कहां पर डिजाइन स्ट्रॉन्ग है बट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस नहीं है। कहां पर डिजाइन वीक है और कहां कहां पर डिजाइन स्ट्रॉन्ग है बट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेशन में नहीं है। और मैं इसका एक लेटर बनाकर किसको भेज देता हूं, मैनेजमेंट को। एक ऐसे आएगा ऑफ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू मैनेजमेंट, कि आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ये वीकनेस है। ठीक है,
टू मैनेजमेंट, ये आएगा एसए 265। तो बेटा जब तक मैं रिस्क असेसमेंट ही नहीं करूंगा मुझे पता कैसे लगेगा कहां पर वीकनेस है। पॉइंट, मैं मैनेजमेंट को अलर्ट कर दूंगा कि कहां पर आपका जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो पुअर जा रहा है, यानी कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट नहीं है आपकी, ये किसको बता दूंगा? मैनेजमेंट को। कहता आपके जो इंटरनल ऑडिटर है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैनेजमेंट फेल हो रही है, मैनेजमेंट फेलियर इन डिस्चार्जिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शन। ये मैनेजमेंट का काम है ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना, उसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करना। तो मैं मैनेजमेंट को बता दूंगा कि कहां कहां पर आप अपना फंक्शन पूरा नहीं कर पा रहे हो भैया, यहाँ पर मिलने के चांसेस ज्यादा है अगली बार पर दिक्कत हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैं अपने प्लान कर सकता हूं ऑडिट प्रोसीजर, प्लान अकॉर्डिंगली। ये कुछ फायदे हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, आपने फायदे तो अच्छे खासे बता दिए, ये हो गया नोट। अब ये बताइए कि मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू कैसे करूं। रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू कैसे करूं? चार टेक्निक आपके सिलेबस में दे रखी है, टेक्निक काफी सारी है, आपके सिलेबस में चार है। पहली टेक्निक है नरेटिव रिकॉर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेशन? अब एंट्री के बाद क्या होती है? नरेशन होती है। तो नरेशन का मतलब क्या होता है? समरी या डिटेल? समरी, ट्रांजेक्शन के बाद उसकी समरी नहीं, नरेशन का मतलब डिटेल होता है। ट्रांजेक्शन समरी होती है बेटा। अगर मैंने ये दिखा दिया कि बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट क्रेडिट और एडवर्टीजमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट, तो ये तो समरी है कि कंपनी ने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। ये पेमेंट किस बिल नंबर के अगेंस्ट की गई है और कौन से चेक से की गई है? तो वहां पर क्या लिखा होता है? फॉर द पेमेंट मेड अगेंस्ट इनवॉइस नंबर दिस, और फिर पार्टी का नाम, वाया चेक नंबर दिस। ये डिटेल होती है, ताकि कल को अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो, चेक नंबर से डिटेल फाइंड आउट करनी हो, इनवॉइस नंबर से डिटेल फाइंड करनी हो, तो मिल जाए। हर कंपनी क्या करती है? अपनी पॉलिसीज बनाती है, बिल्कुल बनाती है। फाइनेंशियल एरिया के लिए, नॉन फाइनेंशियल के लिए, या दोनों के लिए? दोनों के लिए। ये कहलाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या डिजाइन, और इसको हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल मैनुअल। इंटरनल कंट्रोल मैनुअल। ये कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिटेल है, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव? इसके बाहर कुछ भी नहीं है भाई, 100% एग्जॉस्टिव डिटेल ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हाँ कोई बात नहीं, 100% आप इसको पढ़ लो। ऑडिटर कहते हैं भाई कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग। और मोर ओवर क्या है इसमें? फाइनेंशियल एरिया भी है, नॉन फाइनेंशियल भी है। सारे का मेरे को करना क्या है? मेरे को तो कौन से फोकस करना है? टू कंप्रीहेंड। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी टू कंप्रीहेंड। व्हाट इज द मीनिंग? कवर करना द एंटायर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आसान नहीं है पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिटेल में समझना, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। ठीक बात है ना? और एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कॉम्प्रीहेंड कर भी लिया,
पूरा सिस्टम पढ़ लिया कि एक बार में डिटेल पढ़ लो यार, झंझट ही खत्म हो गया। अगली बार मैं आऊँ, अगली बार मैनेजमेंट ने कहा कि हमने थोड़ा सा अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज किया है, रीशफलिंग ऑफ मैन पावर बोलते हैं। कुछ इंप्लॉई छोड़ के चले गए, कुछ इंप्लॉई को प्रमोशन दे दिया, तो उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा, चेंज आता है बेटा। तो चेंज आएगा तो इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या आ गई, अमेंडमेंट। अब दोबारा पढ़ो इसको, ठीक है। चेंज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ड्यू टू रीशफलिंग, रीशफलिंग ऑफ मैन पावर। रीशफलिंग होना तो बहुत आम बात है, किसी को प्रमोशन दे दिया, किसी को डिमोशन दे दिया, कोई नया बंदा अपॉइंट कर दिया, कोई छोड़ के चला गया, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। आपकी बात ये तो ठीक है कि कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिटेल मिल जाएगी आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, बट ये डिसएडवांटेज है, इसलिए ये सूटेबल नहीं है मेथड। ये सिर्फ वहीं सूटेबल होता है जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, कम होते हैं, तो जो चीज कम होती है उसको डिटेल में पढ़ना आसान होता है। नहीं तो भैया ये डिसएडवांटेजेस है इस पॉइंट की। दूसरा और तीसरा मेथड, ये मेथड सबसे ज्यादा अडॉप्ट होते हैं। दूसरा और तीसरा मेथड सबसे ज्यादा अडॉप्ट होते हैं। दूसरे मेथड का नाम है चेकलिस्ट और चौथे मेथड का नाम है क्वेश्चनेयर। दोनों में क्या है देखो, ये आपका इंगेजमेंट पार्टनर, अब ऑडिट करने कौन जाएगा, टीम, ये इंगेजमेंट पार्टनर है। ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन देता है आपको। थैंक यू। ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे रहा है, किसको दे रहा है, टीम, मेंबर्स ऑफ इंगेजमेंट टीम। हम कहते हैं सर ये क्या है, मैं कहता हूं बेटा, जब तुम ऑडिट करने पहुंच जाओगे ना, तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट तुम्हें इन क्वेश्चंस को क्या करना है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट तुम्हें इन क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर करना है। मतलब हम आंसर करें, बिल्कुल बेटा, तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि इन क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, आंसर। अब ये आंसर करना है यस, नो, नॉट एप्लीकेबल, ये तीन ही आंसर होंगे इसके, कि आंसर। इस चेकलिस्ट को फिल करने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन जॉब रिक्वायरमेंट। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट का मतलब होता है ऑन जॉब, जब आप काम कर रहे हो, ऑन जॉब रिक्वायरमेंट। तो आपको इसको आंसर को फिल करना है, ठीक है। फील्ड चेकलिस्ट, फील्ड लिस्ट को आपको किसको भेजना है, इंगेजमेंट पार्टनर को, ये इंगेजमेंट पार्टनर को भेज देना। अब इंगेजमेंट पार्टनर इस लिस्ट को स्टडी करेगा और इस लिस्ट को स्टडी करने के बाद ये डिसाइड करेगा कि क्या मुझे ऑडिट प्लान या प्रोग्राम चेंज करनी है क्या, ठीक है। वेदर चेंज इन ऑडिट प्लान या प्रोग्राम रिक्वायर्ड। लो बेटा, दोबारा से,
इंगेजमेंट पार्टनर ने लिस्ट बनाई, किसको दी? मेंबर्स ऑफ इंगेजमेंट टीम को। क्या कहा? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट आपको इसको आंसर करना है। लिस्ट जब कंप्लीट हो जाए मुझे भेज देना, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि सेम प्लान जो तुम्हें बना कर दिया उसी के अकॉर्डिंग चलना है या इसमें कुछ चेंज करने। ठीक है। क्वेश्चनेयर में क्या होगा? क्वेश्चनेयर में लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चनेयर में भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, और ये लिस्ट ऑफ आएगी। और इसे क्या करना है? फिल करना है, आंसर करना है। अगर यस है तो डिटेल में बताओ। इन क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि हर नो क्या सजेस्ट करेगा? काफी हद तक ये आपको चेकलिस्ट जैसा लग रहा है, बट यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दी जाएगी ना, पहली बात तो ये आर्टिकल्स को नहीं दी जाएगी, ये किसको दी जाएगी? मैनेजमेंट और इंप्लॉय को। सिस्टम क्या है? वो कहता है सर हमारे परचेज का सिस्टम टेंडर सिस्टम है, ऐसे करते हैं। अच्छा, उधार माल बेचते हुए क्या पॉलिसी है आपकी? सर उधार में माल बेचने की ये पॉलिसी है। कम बताओ डिटेल में। यस का मतलब डिटेल। वो कहते हैं सर उधार माल बेचने की हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब किसी को भी उधार माल दे दोगे और जितना चाहे मांगे उतना उधार दे दोगे, तो पैसा डूबने का चांसेस क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क क्या है? ज्यादा है। इसके अकॉर्डिंग मैं फर्दर प्लान करूंगा कि मुझे ऑडिट प्रोसीजर क्या रखने चाहिए। समझ में आया? फोर्थ टेक्निक जो है वो है नरेटिव, सॉरी, फ्लो चार्ट टेक्निक। फ्लो चार्ट टेक्निक सिस्टम को सुन के और समझ के डायग्राम बना लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। फ्लो चार्ट बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सिस्टम इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ताकि आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, ये आपके इंटरनल, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग